स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी में, जहां पे एक और मैच था। आईपीएल का बहुत अहम मुकाबला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जीतना आवश्यक था और उन्होंने जीत हासिल की और काफी स्टाइल से हासिल की टेबल टॉपर्स गुजरात टाइटंस के खिलाफ। मैं हूं देवांश सेन और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। आकाश, बहुत जरूरी जीत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि विराट कोहली यहाँ पे कुछ रन बनाते और उन्होंने रन भी बनाए। थोड़े से भाग्यशाली भी रहे, लेकिन उनका जो जज्बा देखने को मिला उससे पता चलता है कि मे बी टू सम एक्सटेंट विराट इज बैक। देखिए, चाहते थे आप उनके बल्ले से रन निकले और जब आप खराब समय से गुजर रहे होते हैं तो वो भाग्य का साथ भी चाहिए होता है। और इसी तरीके से सी दिस इज अ साइकिल। साइकिल में क्या होता है, जब आप अच्छे खेल रहे होते हो तो फिर हल्की सी कोई गलती आती है, फिर थोड़ा सा कोई ब्रेक आता है, चोट लग जाती है और सडनली आप अच्छी फॉर्म से खराब फॉर्म में चले जाते हो। फिर जब खराब फॉर्म से आपको निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है और खासतौर से लंबे पैच के बाद, तो फिर भाग्य का थोड़ा साथ चाहिए होता है। वो हम सबको कभी ना कभी जरूरत पड़ी है। विराट के लिए मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि विराट कोहली के रन बनाना मतलब वो नेशनल, मतलब हमारे देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कब बनाएगा कब बनाएगा, अब रन बनाए और कुछ शॉट तो विंटेज विराट कोहली वाले नजर आए। जी हाँ, भाग्य की बात आपने की तो भाग्य के ही रिलेटेड एक या दो सवाल जरूर पूछेंगे। पहला सवाल या बाद में बात करेंगे मैथ्यू वेड के डिसमिसल के बारे में। लेकिन जो ग्लेन मैक्सवेल आउट, फाफ डुप्लेसी के आउट होने के बाद आए थे, पहली ही गेंद पे लगभग बोल्ड हो ही गए थे, लेकिन बेल गिरी नहीं और इसी वजह से चार बाई मिले और वहां से उनकी जो गाड़ी निकल पड़ी वो किसी और ही पटरी पे चली गई। तो आप इसमें किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं? क्योंकि हाल ही में हमने काफी लोगों से सुना, खासकर युजवेंद्र चहल जो ऐसे ही एक बदकिस्मती से गुजरे थे, उनका कहना था कि बेल्स अब रिडंडेंट हैं क्रिकेट में। देखिए, अगर बत्ती जल गई है तो बैट्समैन की बत्ती गुल हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो नहीं होती है। सच बात ये, जिंक बेल्स जो बहुत हैवी बेल्स हैं, ये आसानी से नहीं गिरती हैं। बेल्स आई क्यों थी? ये लकड़ी की बेल्स जब आई थी तो इसलिए आई थी कि पता चल जाए कि वो इतनी हल्की हुआ करती थी कि जैसे स्टंप पे लगेगी वो गिर जाएंगी। अब कई बार तो इतना भी होता था कि जैसा हवा चलती थी तो उसको हल्का सा ना गीला करके, वो हमने बहुत लोकल क्रिकेट में किया है कि उसको रोक के ऊपर की तरफ रखो किस तरीके से, वरना वो उड़ जाती थी। आजकल जिंक बेल्स पे मतलब हल्का सा थपकी भी लगाओ तो वो गिरती नहीं है, वहीं की वहीं जमी रहती है। ग्रूव्स डीप है, बहुत हैवी बेल्स हैं। तो ऐसे में अगर बत्ती चल गई तो दैट्स इट, इट शुड बी इनफ। पर रूल्स में बदलाव की मुझे तो लगता है वहां जरूरत है। जी हाँ, और रूल्स में बदलाव शायद एक और, क्योंकि हम वापस जाते हैं गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाजी पारी में, वहां पे दूसरा विकेट जब उनका गिरा था, मैथ्यू वेड बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद उनके खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, जिसपे रिप्लेज में अल्ट्रा एज में नहीं दिखी थी एज, लेकिन बाकी रिप्लेज में साफ लग रहा था कि शायद गेंद उनके ग्लव से या बैट से लग के पैड पे लगी हो, लेकिन फिर भी पगबाधा आउट दिए गए थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि जब वो लकीर खींच दी जाती है तो हम सब लकीर के फकीर बन जाते हैं। अब अगर आपके पास वो एविडेंस नहीं है तो मे बी ये प्रोटोकॉल्स हैं जो थर्ड एम्पायर के हाथ भी बंधे हुए हैं। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि कॉमन सेंस शुड प्रिवेल, सिंपल है ये। और उसमें तो कई चीजों में प्रिवेल करनी चाहिए कि ये एक उसमें से एक बात है जो अभी इस बार सामने आ गई, तो फिर सब चर्चा का विषय है कि अरे दिख रहा है तो कर दो यार, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? अल्ट्रा एज क्या पता धोखा खा गया हो। ऐसा बहुत बार होता है कि वो वाइड होती है। वो सबको दिख रही है वाइड, लेकिन अंपायर ने जो वाइड दे दी है या नहीं दी है, उसको तीसरा अंपायर कभी ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं कर सकता, सिंपल। हम सबको दिख गई है, सारी दुनिया को देख लिया कि भैया ये गलत डिसीजन हो चुका है। आपके पास दो गेंदों के बीच में समय है, पर वो भी नहीं बदल सकता। तो ये थोड़े से लकीर के जब हम फकीर बन जाते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो कॉमन सेंस जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ उसको धकेल दिया जाता है। आई डोंट थिंक इसमें थर्ड अंपायर की गलती है। वो तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अब उनकी तरफ हम निशाना साधेंगे तो गलत होगा। तो थोड़ा सा नियमों में थोड़ी सी लचीलापन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो रेफरी को, हम तीन अंपायर को, वो चौथा अंपायर भी होता है, 50 कैमरे होते हैं, करोड़ों दर्शक होते हैं, इनके सामने आपको इतना थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि गलती नहीं करेगा बंदा, जो मतलब जानबूझ के गलती नहीं करेगा। तो एटलीस्ट टेलीवाइज गेम्स के अंदर थोड़ा सा और उनको एम्पावर कर दीजिए, ताकि कॉमन सेंस के ऊपर ये चर्चा ना हो मेरी और आपकी। जी हाँ, और कॉमन सेंस और ये लक की बात तो निकल गई, लेकिन आरसीबी ने जो अच्छा किया उसकी भी बात कर लेते हैं। गेंदबाजी में खासकर गुजरात टाइटंस के काफी शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम को बांध के रखा उन्होंने थ्रू आउट। और खासकर स्पिनर्स के बारे में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ने काफी किफायती गेंदबाजी की। ग्लेन मैक्सवेल और वनिंदु हसरंगा ने कुल मिला के बस 6 रन प्रति ओवर से थोड़े ज्यादा दिए और एक एक विकेट भी लिया। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, जो अगर प्लेऑफ में पहुंच जाए ये टीम तो उनके लिए काफी अच्छा संकेत। ना बिल्कुल, और शहबाज भी हैं तो उनके पास वो दो तीन अलग अलग तरीके के गेंदबाज धीमी गति के हैं।
मैक्सवेल ने पिछले कई मैचेस में एक्चुअली अच्छी गेंदबाजी की, और वनिंदु हसरंगा भी बहुत खूबसूरती से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट नहीं चटकाते तो फिर इकोनॉमिकल रहते हैं। एक चीज से मैं एक्चुअली डिसएग्री करूंगा, हालांकि गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे है, और गुजरात के जो फैंस हैं वो कहेंगे इनको आवा दो, बताएंगे इनको आप जरा इस तरफ लाओ। पर बैटिंग उनकी मजबूत बैटिंग नहीं है, उनकी बैटिंग ठीक ठाक सी है। तो वो जो ठीक ठाक सी बैटिंग को पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लेट्स थिंक अबाउट इट, मैंने देखा नहीं है स्टैट, पर मुझे लगता है कि एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो शायद इस टीम का शायद वो नीचे वाले हाफ में होगा, वो ऊपर वाले हाफ में नहीं होगा। आई डोंट रिकॉल कि इन्होंने 200 से ऊपर के कुछ स्कोर्स बनाए होंगे, मे बी एक बनाया हो, मे बी हो सकता है ना ही बनाया हो। तो ये वो टीम है जो मिडलिंग स्कोर्स बनाती है, 160 170 के इर्द गिर्द के स्कोर बनाती है, और उस पे ही जीतने का मादा रखती है। इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग गुजरात की ठीक ठाक है। इनफैक्ट ये तो हार्दिक बहुत अच्छा खेले, इसलिए आप उस स्कोर तक पहुंचे जहां तक। अगर कहीं वो ना चलते तो फिर राशिद खान और लॉकी फर्ग्यूसन आपको बैटिंग करते हुए नजर आते। और आकाश, आज ये भी हुआ कि रिद्धिमान साहा को शायद हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। अगर हुई है तो जरूर प्लेऑफ्स पे भी असर पड़ेगा, तो ये एक रिस्क रहता है। अगर आप टॉप पे क्वालिफाई कर जाएं तो आखिरी मैच में अगर आप फर्स्ट टीम खिला रहे हैं तो हमेशा ये रिस्क रहता है कि किसी को तो इंजरी हो ही सकती है। देखिए, अब वो वाली बात है, हर्षल पटेल को भी इंजरी हुई है, अब उनका भी वेबिंग फट गया, अब क्या पता वो भी उपलब्ध ना हो। अब आप क्वालिफाई हो सकता है कर जाए, और उसके बाद आपका जो मेन प्लेयर है वो तो आपके पास है ही नहीं। अब ये तब भी हो सकता है कि रिद्धिमान साहब मान लीजिए मैच खेल रहे होते, पहला क्वालिफायर होता, वो भागते और हैमस्ट्रिंग फट जाती, मैच के बीच में फट सकती है। आई मीन वो भी हो सकता है। तो इंजरीज कभी भी कहीं पे भी हो सकती हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि गुजरात क्या करने का प्रयास कर रही थी। इनफैक्ट हार्दिक ने टॉस पे बताया भी कि हमने सबसे बोला था भाई साहब रेस्ट चाहिए तो हम दे देते हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। और उनके मैच में भी समय है, ऐसा नहीं कि आज थर्सडे को अगर ये मैच खेला गया है तो अगला मैच फ्राइडे या संडे को नहीं है, ये तो अगले हफ्ते मैच खेला जाएगा, वो ट्यूसडे को उनको मैच खेलना है। तो वैसे भी इतना बड़ा गैप है, तो आप चाहते हैं कि वो बॉडी अगर रवा है और वो गर्म है और आप फॉर्म में कुछ मोमेंटम में चल रहे हैं, यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों रिद्धिमान साहा ने कहा होगा कि मैं खेलना चाहता हूँ। चलिए, अंक तालिका पे एक नजर डाल लेते हैं, और इसमें भी अभी भी दो ही टीम के खिलाफ आप क्यू देखेंगे। जो एक और क्यू हो सकता था वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हो सकता था, लेकिन वो क्यू नहीं हुआ, वो इसलिए कि आरसीबी ये मैच जीत गया, तो आरसीबी भी 16 पॉइंट पे आ चुकी है। तो अब यहाँ से आकाश, एक ही मैच मायने रखता है टेक्निकली, और वो है मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स। क्वालिफिकेशन के सिनारियो के हिसाब से बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन 2 और 3 पे कौन समाप्त करेगा, तो वो आरआर सीएसके का मैच जो आज शाम को, आई एम श्योर जब ये पब्लिश होगा वो आज शाम के मुकाबला वो इंपॉर्टेंट है ब्रेबॉन में, क्योंकि अगर आरआर जीती है तो 2 पे समाप्त करेगी, आरआर हार जाएगी तो 3 पे समाप्त करेगी। और वो बिल्कुल उसके बाद एक और मुकाबला वो दिल्ली मुंबई का है, उसके अंदर दिल्ली के पास अब कोई विकल्प तो बचा नहीं है। वो जीत के नेट रन रेट इतना बेहतर है कि जीत गए तो दे बी थ्रू, सो उनको कोई इशू नहीं है, पर मुंबई को हराना पड़ता है, एक बार हरा चुके हैं इस सीजन में। मुंबई थोड़ा सा ठंडा खेली जरूर है, पर यू नेवर टेक एनी ऑपोजिशन लाइटली, और मुंबई तो अपने घर पे खेल रही है, आखिरी मैच है सीजन का, शान के लिए, मान के लिए, साख के लिए वो खेलने का प्रयास करेगी, तो मैच तो वो अच्छा पर रहेगा। पर एक चीज से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि हर साल आखिरी मैच में कुछ ना कुछ तो बचा होता है क्वालिफिकेशन सिनेरियो, इस बार बचा ही नहीं है। वो हैदराबाद और पंजाब का मैच एकदम आई डोंट नो, लियम लिविंगस्टन के छक्कों के लिए देखेंगे हम, और उमरान मलिक की 160 किलोमीटर वाली गति के गेंद के इंतजार के लिए देखेंगे, क्योंकि आगे तो दोनों में से कोई नहीं जा सकता। चलिए, हमेशा की तरह आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।